ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो मतलब हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी है। और अक्सर हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं। बिल्कुल। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पूरी तरह से अनिश्चितताओं से भरी है। भाई कल क्या होगा किसी को नहीं पता। और इसी वजह से हम अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे उत्पाद को खरीदने में लगा देते हैं जिसके बारे में हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी उसका इस्तेमाल ही ना करना पड़े। सच में ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। आप पैसे दे रहे हैं ताकि आपको वो सर्विस कभी न लेनी पड़े। हाँ, मेरा मतलब बीमा यानी इंश्योरेंस से है। आज हम LIC बुक नाम के स्रोत दस्तावेज के कुछ बेहद अहम अंशों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य या कह लें आज का मिशन ये समझना है कि जोखिम से घिरी इस दुनिया में बीमा का जन्म आखिर हुआ कैसे। और सिर्फ जन्म ही नहीं, बल्कि ये कैसे काम करता है और इसके पीछे के वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था को मतलब ताश के पत्तों की तरह ढहने से बचाते हैं। सही कहा। अक्सर बीमा जैसा विषय सुनते ही लोगों को लगता है कि अरे ये तो कागजी कार्रवाई और उबाऊ नियमों वाली चीज है। हाँ, टैक्स बचाने का एक तरीका बस। बिल्कुल, लेकिन असल में इसका इतिहास समुद्री लुटेरों, प्राचीन सभ्यताओं और लंदन की एक भयंकर आग से जुड़ा हुआ है। ये एक बेहद रोमांचक थ्रिलर जैसा है। अगर हम इसे थोड़ा विश्लेषणात्मक नजरिया दें तो ये स्पष्ट होता है कि जीवन और संपत्ति हमेशा से अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं, जैसे मौत, बीमारी, भूकंप या आग। बीमा कोई आधुनिक कॉरपोरेट आविष्कार नहीं है। ये इसी अनिश्चितता और आर्थिक नुकसान के जोखिम को मैनेज करने का एक सामूहिक तरीका है। सामूहिक तरीका, बिल्कुल सही शब्द है। चलिए इसे डिकोड करते हैं और सीधे इतिहास में चलते हैं। दस्तावेजों के अनुसार अगर हम 5000 साल पीछे जाएं तो चीनी व्यापारियों ने एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या का सामना किया था। नदियों और समुद्रों में माल भेजने का जोखिम। हाँ। क्योंकि उस समय समुद्री लुटेरों का बहुत खौफ रहता था। अब एक आम इंसान क्या सोचेगा, यही कि अपने जहाज को भारी सुरक्षा दे दो, हथियार रख लो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। उन्होंने अपना सारा माल किसी एक जहाज में रखने के बजाय उसे कई जहाजों में बांटना शुरू कर दिया। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ लुटेरों से बचने की तरकीब नहीं थी, ये एक तरह से सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट का सबसे शुरुआती उदाहरण था। मतलब अगर एक जहाज लूट भी जाए तो कम से कम पूरा नुकसान तो नहीं होगा। बिल्कुल, ये जोखिम के विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। लेकिन अगर हम लिखित दस्तावेजों की बात करें तो पहली लिखित बीमा पॉलिसी बेबीलोनियन स्मारक पर हम्मुराबी कोड के रूप में दर्ज है। अरे हाँ, हम्मुराबी कोड। हाँ, ये बेबीलोन के व्यापारियों को माल के नुकसान से बचाती थी। इसने व्यापारियों को एक कानूनी आश्वासन दिया कि प्राकृतिक आपदा या चोरी होने पर उनका पूरा व्यवसाय खत्म नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था उस समय के हिसाब से। लेकिन अगर हम आधुनिक बीमा के जन्म की बात करें तो एक और दिलचस्प घटना का जिक्र स्रोतों में आता है, 1666 की ग्रेट फायर ऑफ लंदन। वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। भयंकर त्रासदी, मतलब उसमें 13,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए थे। लेकिन इसी राख से एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया। भविष्य के जोखिमों से बचने के लिए 1680 में फायर ऑफिस नाम की दुनिया की पहली फायर इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, लंदन के लॉयड्स कॉफी हाउस की कहानी भी इसी से जुड़ी है। हाँ, जहां व्यापारी एक साथ बैठकर कॉफी पीते हुए समुद्री यात्राओं के जोखिमों को साझा करते थे। वो कॉफी हाउस महज एक कैफे नहीं था, वो उस दौर का पहला डेटा सेंटर था। वहीं से आधुनिक बीमा विज्ञान की नींव पड़ी। ये तो हुई दुनिया की बात। अब अगर इसी ऐतिहासिक लेंस को हम भारत की तरफ मोड़ें तो यहाँ का सफर कैसा रहा? भारत में भी ये विकासक्रम काफी रोचक रहा है। 1818 में कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ पहली जीवन बीमा कंपनी शुरू हुई। और गैर जीवन यानी नॉन लाइफ बीमा की शुरुआत शायद 1850 के आसपास हुई थी। जी हाँ, 1850 में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। लेकिन जो सबसे बड़े बदलाव आए वो तो आज़ादी के बाद ही आए। जैसे 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ और LIC बनी, और फिर 1973 में सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण करके GIC की स्थापना की गई। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये राष्ट्रीयकरण देश के ढांचागत विकास के लिए जरूरी था। लेकिन फिर समय बदला। 1999 में बाजार का उदारीकरण हुआ। मतलब
निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खुल गए। बिल्कुल। 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति मिली और IRDA जो कि नियामक संस्था है उसका गठन हुआ। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि जिसे आज हम एक बहुत ही आधुनिक वित्तीय उत्पाद मानते हैं, उसकी जड़ें मानव सभ्यता के अस्तित्व बचाने के प्राचीन संघर्षों से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। ये सच है। इतिहास से परे अगर हम इसके विज्ञान की बात करें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए बीमा के विज्ञान पर आते हैं। स्रोतों में 2 शब्दों का बहुत जिक्र है, रिस्क और पेरिल। मैं थोड़ा उत्साह के साथ बताना चाहूंगा कि पेरिल वो कारण है जिससे नुकसान होता है, जैसे आग, बाढ़ या भूकंप। हाँ, और बीमा इसी पेरिल के प्रभाव को कम करने का काम करता है। अब सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है। इसका पूरा आधार पूलिंग के सिद्धांत पर टिका है। पूलिंग? हाँ, पूलिंग का मतलब है कुछ लोगों के नुकसान की भरपाई बहुत से लोगों द्वारा मिलकर करना। इसे ऐसे समझिए जैसे छोटी छोटी नदियां मिलकर एक विशाल महासागर बनाती हैं। यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक गणितीय उदाहरण दिया गया है जिसे मैं शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए एक गांव में 100 लोग रहते हैं। ठीक है। और पिछले कई सालों के डेटा से पता चलता है कि औसतन हर साल 4 लोगों की मृत्यु होती है। एक सांख्यिकीय अनुमान। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक मूल्य 25,000 रुपए है। तो उन 4 लोगों की मृत्यु से कुल आर्थिक नुकसान कितना हुआ? 1 लाख रुपए। सही हिसाब है। अब किसी एक परिवार के लिए 25,000 का नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन अगर गांव के सभी 100 लोग सिर्फ 1,000 रुपए जमा करें तो 1 लाख रुपए का फंड बन जाता है और उस बड़े नुकसान की आसानी से भरपाई हो जाती है। यही है एक्चुअल साइंस की नींव। लेकिन बीमा कंपनियां हर तरह का जोखिम कवर नहीं करती। इसकी कुछ शर्तें होती हैं। कैसी शर्तें? सबसे पहले तो जोखिम संयोगवश होना चाहिए, यानी बाय चांस। जानबूझकर किए गए नुकसान का बीमा नहीं होता। दूसरा, उसे समय और पैसे में मापा जा सकने वाला होना चाहिए, मतलब क्वांटिफाइबल होना चाहिए। हाँ, और सबसे जरूरी बात, ये एक बड़ी संख्या पर आधारित होना चाहिए, जिसे लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहते हैं। जब बहुत सारे लोगों का डेटा होता है तभी नुकसान की भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, क्या होगा अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए? मान लीजिए कोई ऐसा भूकंप जो पूरे शहर को तबाह कर दे, तब तो बीमा कंपनी ही दिवालिया हो जाएगी। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका समाधान है पुनर्बीमा, जिसे री इंश्योरेंस कहते हैं। मतलब बीमा कंपनी का भी बीमा? बिल्कुल। जब बीमा कंपनी खुद को सुरक्षित करने के लिए अपना जोखिम दूसरी बड़ी कंपनी को ट्रांसफर करती है तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं। भारत में GIC राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी है। ये पूरे सिस्टम को टूटने से बचाती है। क्या बात है, ये तो पूरा एक इकोसिस्टम है। अब जरा उन कानूनी सिद्धांतों की तरफ चलते हैं जिन पर बीमा का अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट टिका होता है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम सिद्धांत है बीमा योग्य हित या इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सड़क चलते किसी अजनबी की संपत्ति या जीवन का बीमा नहीं करा सकता। ऐसा क्यों है, ये भी समझना जरूरी है। व्यक्ति का उस संपत्ति या जीवन के साथ एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसे कानून मान्यता देता हो। मतलब उसके सुरक्षित रहने से व्यक्ति को आर्थिक फायदा हो और नष्ट होने से आर्थिक नुकसान। बिल्कुल। अगर ये सिद्धांत ना हो तो बीमा और सट्टेबाजी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लोग अजनबियों के घरों का बीमा करा लेंगे और फिर उनके जलने का इंतजार करेंगे। ये तो बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी समाज के लिए। इसी से जुड़ा दूसरा सिद्धांत है क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि बीमा का मुख्य उद्देश्य नुकसान की भरपाई करना है, न कि मुनाफा कमाना। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है रमेश का। मान लीजिए रमेश की दुकान में 50,000 रुपए का ऐसा स्टॉक पड़ा है जो बिल्कुल बिक नहीं रहा, जो कि एक व्यापारी के लिए नुकसान है। हाँ, अब रमेश सोचता है कि चलो खुद ही दुकान में आग लगा देते हैं ताकि बीमा कंपनी से 50,000 मिल जाएं। लेकिन ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी का मामला हो गया। बिल्कुल। ऐसे में उसका दावा खारिज हो जाएगा। क्षतिपूर्ति का नियम यह सुनिश्चित करता है कि बीमित व्यक्ति नुकसान के बाद ठीक उसी वित्तीय स्थिति में वापस आए जिसमें वो नुकसान से पहले था, उससे बेहतर स्थिति में नहीं। लेकिन यहाँ एक अपवाद भी है। जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस पर यह क्षतिपूर्ति का सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं होता।
ऐसा क्यों? क्योंकि मानव जीवन का कोई सटीक वित्तीय मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, आप किसी इंसान की कीमत नहीं लगा सकते, इसलिए जीवन बीमा में पहले से तय की गई एक राशि दी जाती है। समझ गया। अब क्षतिपूर्ति के ही दो और उपसिद्धांत हैं जिन पर बात करना जरूरी है, प्रत्यासन और अंशदान। इंग्लिश में कहें तो सबरोगेशन और कंट्रीब्यूशन। सबरोगेशन को अमित्वा और किशोर के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हाँ, मान लीजिए किशोर की गलती से अमितवा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अमित्वा की बीमा कंपनी उसे 10,000 रुपए का क्लेम दे देती है। तो क्या बात यहीं खत्म हो गई? नहीं, सबरोगेशन के तहत बीमा कंपनी को ये कानूनी अधिकार मिल जाता है कि वो गलती करने वाले तीसरे पक्ष यानी किशोर से वो 10,000 रुपए वसूल सके। इससे ये फायदा होता है कि अमितवा दोनों तरफ से पैसे नहीं कमा सकता, एक तरफ बीमा कंपनी से भी ले ले और किशोर से भी हर्जाना वसूल ले। बिल्कुल। और कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है। अगर किसी व्यक्ति ने एक ही संपत्ति का बीमा दो अलग-अलग कंपनियों से करा रखा है, तो क्या उसे दोनों से पूरा पैसा मिलेगा? नहीं, दोनों कंपनियां उस नुकसान को अनुपातिक रूप से बांट लेंगी। कोई भी व्यक्ति दो जगह से क्लेम लेकर 2 गुना पैसा नहीं कमा सकता। ये तो बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है। और इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए एक आखिरी सिद्धांत है, परम सद्भाव, जिसे लैटिन में अप्रीमा फिदई कहते हैं। यह सिद्धांत इस बात पे जोर देता है कि बीमा अनुबंध पूरी तरह से सच्चाई और भरोसे पर टिका है। मतलब प्रस्तावना या प्रपोजल फॉर्म भरते समय हर जरूरी बात बतानी होती है, जिसे मटेरियल फैक्ट कहते हैं। सही कहा। अगर कोई व्यक्ति जीवन बीमा लेते समय अपनी पुरानी दिल की बीमारी छिपाता है या फायर इंश्योरेंस में ये नहीं बताता कि उसकी छत घास फूस की बनी है, तो ये तो जोखिम को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में सच सामने आने पर वो अनुबंध अमान्य या वॉइड घोषित किया जा सकता है। तो ये सारे सिद्धांत मिलकर बीमा को जुए से अलग करते हैं और इसे वैज्ञानिक वित्तीय उत्पाद बनाते हैं। अब नियमों से बाहर निकलकर जरा बाजार के खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। बाजार का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ कंपनियां और ग्राहक नहीं है। हाँ, बीच में कई मध्यस्थ या इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे बीमा एजेंट, ब्रोकर, नुकसान का आकलन करने वाले सर्वेयर और मेडिकल एग्जामिनर। और हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स की भूमिका बहुत अहम होती है, जो अस्पतालों में कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जी, वे क्लेम सेटलमेंट को आसान बनाते हैं। इसके अलावा ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बीमा लोकपाल होता है और IRDA की 155255 जैसी टोल फ्री हेल्पलाइन भी है, जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ये तो हो गया इकोसिस्टम। अब जरा प्रोडक्ट्स पर आते हैं। जीवन बीमा उत्पादों के कई प्रकार होते हैं जो लोगों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, सबसे बुनियादी है टर्म इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है कि पैसा तभी मिलता है जब बीमित व्यक्ति की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाए। अगर वो बच गया तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मृत्यु के जोखिम को कवर करता है, लेकिन एक और डर होता है, लंबे समय तक जीवित रहने का डर। मतलब बुढ़ापे में बिना पैसे के जीने का डर? बिल्कुल। इसके लिए प्योर एंडोमेंट प्लान होते हैं। इसमें पैसा तभी मिलता है जब व्यक्ति पॉलिसी अवधि पूरी होने तक जीवित रहे। लेकिन क्योंकि जीवन अनिश्चित है, पता नहीं इंसान जिएगा या मरेगा, इसलिए कंपनियां इन दोनों को मिला देती हैं। हाँ, और उसे कहते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। इसमें दोनों तरह की सुरक्षा होती है। मृत्यु होने पर भी परिवार को पैसा मिलता है और जीवित रहने पर मैच्योरिटी का पैसा खुद व्यक्ति को मिलता है। इसके अलावा होल लाइफ पॉलिसी भी होती है जो 100 साल तक की उम्र को कवर करती है। और आज के समय में यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स भी बहुत लोकप्रिय हैं, जो सुरक्षा के साथ साथ शेयर बाजार में निवेश का भी विकल्प देते हैं। यूलिप एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे बीमा उत्पाद समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि बीमा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अनिश्चित दुनिया में निश्चितता लाने का एक बहुत ही शानदार वित्तीय साधन है। अगर हम देखें तो चीनी समुद्री लुटेरों से बचने की तरकीब से लेके आज के अत्याधुनिक यूलिप्स तक, ये सफर मानव इतिहास के विकास की कहानी है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि समाज में इसकी भूमिका क्या है। ये केवल व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है,
बीमा के माध्यम से जो विशाल फंड जमा होता है वो देश के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के विकास में लगाया जाता है। मतलब हमारे ही पैसे से सड़कें और पुल बनते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये समाज के कमजोर वर्गों को अचानक आई किसी मुसीबत में बिना सरकारी बोझ बने स्वावलंबी बनाता है। ये बहुत ही सशक्त विचार है। अब इस विस्तृत चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद सुनने वालों को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। कैसा विचार? देखिए, हमने बात की कि बीमा का पूरा ताना बाना लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स और जोखिम की अनिश्चितता पर टिका है। मतलब हमें नहीं पता कि 100 में से वो 4 लोग कौन होंगे जिनकी मृत्यु होगी। अनिश्चितता ही बीमा का आधार है। लेकिन जरा आज के समय को देखिए, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, हमारी स्मार्ट वॉच हमारी हर धड़कन का डेटा ले रही हैं। और जेनेटिक टेस्टिंग भी तो है। बिल्कुल, जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए हमारे स्वास्थ्य और भविष्य के जोखिमों का एकदम सटीक और व्यक्तिगत अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में पूलिंग का ये 5000 साल पुराना सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। भविष्य में बीमा वैसा ही रह जाएगा जैसा हम उसे आज जानते हैं। अगर जोखिम का अनुमान इतना सटीक हो गया तो शायद पूरी बीमा इंडस्ट्री को ही अपना काम करने का तरीका बदलना पड़े। बिल्कुल, और इसी गहरी सोच के साथ आज की ये डीप डाइव हम यहीं समाप्त करते हैं। अनिश्चितता से शुरू हुआ यह सफर शायद भविष्य में पूर्ण निश्चितता पर जाकर एक नया रूप ले ले।